शुभोदय बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का पाठ पढ़ने वाले हैं। 10वीं कक्षा में प्रथम गद्य भाग में प्रथम पाठ बड़े भाई साहिबा। बड़े भाई साहिबा बोले तो आपके घर में सभी लोग बड़े रहते, बड़े भाई घर में जो बड़े जो रहते उनको आपके जो बड़े भाई रहते उनको कहते बड़े भाई साहिबा। यहाँ पर इस लेसन में बड़े भाई के बारे में, बड़े भाई किस तरह से रहते, छोटे भाई के ऊपर किस तरह से हुक्म करते और बड़े भाई किस तरह से अपने बड़े छोटों को किस तरह से समझाते जाने, उस सभी के बारे में समझा रहे हैं। बड़े भाई साहिब के पाठ के कवि कौन है बेटा? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी को क्या कहते हैं? और नाम भी है इनका गणपत राय नाम से उर्दू में रचना भी करते थे और बाद में कवि प्रमुख होने पर वहाँ पर प्रेमचंद जी नाम से प्रसिद्ध होकर प्रेमचंद जी नाम से लेखन लिखने लगे। यहाँ पर गद्य का लेखक है बड़े भाई साहिब। अब यहाँ पर इस पाठ के कई बच्चे को देखिए। यहाँ पर आप सभी बुक में देखें तो आपको सबको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको प्रेमचंद जी का चित्र दिखाई देता है। यहाँ पर ये है प्रेमचंद जी, यहाँ पर प्रेमचंद जी बड़े भाई साहब के बारे में और प्रेमचंद जी। यहाँ पर इस पाठ में क्या है बेटा? प्रेमचंद जी अपने बड़े भाई के बारे में समझा रहे हैं। प्रेमचंद के बड़े भाई अपने खुद के जीवन के बारे में और उनके जीवन में किस तरह की कठिनाई थे बचपन में और किस तरह से उनके बड़े भाई से डांट पड़ते थे। इस पूरे पाठ में हम बड़े भाई के बारे उनके बड़े भाई के बारे में और प्रेमचंद के बारे में सीख लेंगे। यहाँ पर देखो प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ बेटा? 13 जुलाई 1880 में लम्हाई नाम गाँव में हुआ और इनका मरण 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। 13 जुलाई 1880 को बनारस में करबी लम्हाई गांव में जन्म दंपत्ति ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद से लेखन। यहाँ पर उर्दू में दंपत्ति राय नाम से लेखन करते थे और प्रेमचंद नाम से हिंदी में लेखन करते थे। यहाँ पर अलग अलग नाम से ये लेखन करते थे। गद्य भाग में निजी व्यवहार और पत्रचार दंपत्ति राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन। यहाँ पर उर्दू में पहला जो इनका कहानी संग्रह है सोजे वतन, इनका पहला सोजे वतन है। अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। अजवी के लिए स्कूल मास्टर, इंस्पेक्टर, मैनेजर ने करने के अलावा इन्होंने हंस मधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वहाँ पर बहुत सारे काम किए। यहाँ पर स्कूल में मास्टर जी की तरह, इंस्पेक्टर की तरह, मैनेजर की तरह बहुत सारे काम करने के बाद वहाँ पर ये पत्रिका भी निकाला। पत्रिका बोले बेटा न्यूज़पेपर रहते ना बेटा, पत्रिकाओं का भी उल्लेख किया। यहाँ पर संपादन किया है हंस और मधुर के दोनों पत्रिकाओं का यहाँ पर करा है, इनको संपादन किया है। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया। फिल्म नगरी में भी काम करे बेटा, बहुत सारे कहानी देते थे, कहानी लिखकर प्रोड्यूसर की तरह और यहाँ पर फिल्म नगर में भी काम करते थे। वहाँ उन्हें रास नहीं आया। फिल्म नगर की दुकान में इनको मजा नहीं आया और फिल्म नगर की वहाँ पर छोड़ दिया है। यद्यपि उनकी कई कृतियाँ और यादगार फिल्म बनी, वहाँ पर इनकी बहुत सारी यादगार फिल्म बहुत सारे बने, लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं था तो वो छोड़कर लेखन पे ही ध्यान दिए। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चित्र प्रेमचंद के उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। यहाँ पर ये क्या करते थे? इनकी प्रमुखता क्या थी बोले तो ये जो सामान्य लोगों के, जो हमारे जीवन काल में जो समाज में जो हो रहा है, जो मुश्किलें हो रही है, जो समाज में जो अब हो रहा है, उस घटना को लेकर वो कहानियाँ लिखते थे। इस वजह से प्रेमचंद इतने प्रमुख हो गए थे। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों का प्रमुख पात्र उस यहाँ पर उपन्यास सम्राट, इनको क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। उपन्यास बहुत सारे उपन्यास लिखे और कहानी भी लिखे। उपन्यास में क्या लिखा है बेटा? यहाँ पर पूरी एक पात्र को, एक घटना को लेकर उस घटना के ऊपर पूरी तरह से विवरण दिया जाता है, इसलिए उसको उपन्यास कहा गया है। एक घटना लेकर उस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी देना। प्रमुख पात्र बनकर साहित्य की जगह थी, जिन्हें जीवन की जगत केवल पतझड़ और कालछू में मिला था। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हुआ है। प्रेमचंद ने
कहानी लिखने की वे सब मानस सरोवर शीर्षक में 8 खंड में संकलित है। यहाँ पर जो जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो सभी उपन्यास कहानी पूरे मानस सरोवर में 8 खंडों में संकलित किया गया है प्रेमचंद जी। उनके प्रमुख उपन्यास यहाँ पर लिखी है ना, उपन्यास कितने बहुत सारे उनके उपन्यास गोदान गबन प्रेमाश्रय बहुत सारे, और कर्मभूमि रंगभूमि कार्यालय प्रतिज्ञा मंगलसूत्र बहुत सारे इनके जो उपन्यास है बहुत सारे थे इनके उपन्यास, इसलिए उनको उपन्यास सम्राट भी कहा गया है। पाठ प्रवेश, इस पाठ में क्या है, किसके बारे में वर्णन किया गया है, पाठ प्रवेश में दिया गया है। यहाँ पर पाठ प्रवेश, अभी तुम छोटी हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, इसलिए ही कई बार बच्चों के मन में आता है। अगर आपको पता है बेटा घर में कोई भी बड़ा है तो क्या कहते हैं, तुम छोटी हो, बच्चे बड़े भाई रहे तो या बड़ी बहन कोई भी हो, छोटे भाई को ऐसे बोलते हैं तुम ये छोटी हो तुमको ये सब काम नहीं आते, तुम चुप बैठो, सभी काम में हाथ डालते हो, जो नहीं आता उसमें भी हाथ डालते हो, बोलते तुम्हारे बड़े भाई या बड़ी बहन डांटते रहते हैं। इस तरह से वो डांटने पर आप सोचते अरे मैं बड़ा है तो अच्छा रहता था, मैं बड़े भाई की तरह सबको हुक्म करता था और सबको ऊपर मेरा हुक्म चलाता था, बोलकर सभी छोटे भाई और छोटी बहन सोचते रहते। लेकिन बड़े भाई रहने उतना आसान है, बड़े भाई सब छोटे भाइयों के लिए छोटे बहनों के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं, वो अपने जीवन में उनको आदर्श उनको देखकर आदर्श दिखाने के लिए, उनके आदर्श मार्ग में चलाने के लिए वो कितने सारे सैक्रिफाइस करते हैं। आपको सबको पता है, बड़े भाई की तरह रहो बोलकर आपको अपने माता पिता और सभी लोग बोलते हो आपका बड़ा भाई अच्छा रहे तो ही आप अच्छी तरह से उनकी जैसा बन सकते हो। आपका बड़ा भाई अच्छा नहीं रहे तो घर में परिवार में बड़ा भाई अच्छा नहीं रहे सभी घर के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सब लोग बोलते आप घर में बड़ा अच्छा रहना चाहिए। समझे बेटा, इस पाठ में बड़े भाई के बारे में और बड़े भाई किस तरह से अपने छोटे भाई को समझाता है, कोई भी गलत काम करने पर किस तरह से डांटते हैं और उसको किस तरह से सही मार्ग में चलाते हैं। और वो आप लोग सुनते क्या बेटा, आप लोग पहले क्या बोलते तुम ही सिखा रहे हो मुझे क्या सिखा रहे हो, इसलिए बड़े भाई क्या करते कभी भी अच्छे से रहने के लिए आदर्श से अपने छोटे भाई मुझे देखकर आदर्श से रहने के लिए बहुत सारे कोशिश करता है, अपने जीवन में गलती ना करने की कोशिश करते रहता है और बहुत सारे मुश्किलों और कठिनाइयों को सहते हुए वो जीवन में आगे बढ़ते रहता है, आपको अच्छी मार्ग में चलाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। लेकिन छोटे भाई को ये परवाह रहती है नहीं, अरे जब देखो तो मुझे भाई बड़े भाई डांटते ही रहते हैं बोलकर समझाकर टोकते रहते हैं। अब हम मुख्य पाठ में जाएंगे, बड़े भाई साहेब। बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। यहाँ पर प्रेमचंद के भाई उसे कितने साल बड़े थे बेटा, 5 साल बड़े थे। वहाँ पर केवल 3 दर्जे आगे थे, 5 साल बड़े थे लेकिन 3 दर्जे बोले तो क्या बेटा 3 क्लास ही आगे थे उनसे, लेकिन उनके बीच में कितना अंतर था, 5 साल का अंतर था। 5 साल बड़े थे उनके भाई लेकिन उनकी कक्षा और उनके बीच में 3 साल था। वो दोनों एक ही बार पढ़ने, जो बचपन में उनका भाई कब पढ़ने गया था, प्रेमचंद भी उसी वक्त उसी उम्र में पढ़ने गया था, लेकिन उनके बीच में 5 साल का अंतर था, लेकिन 3 क्लासों का ही अंतर था। जब मैंने शुरू किया लेकिन तालीम जैसा महत्व मालूम है, वहाँ जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस बावन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे, किस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल में लग जाता था। बुनियादी मुख्यता ना हो तो मकान कैसे पायादार बने। वहाँ पर उनके बड़े भाई का सोचता कि वो एक बार क्या एक क्लास को 2 बार पढ़ते थे, 3 बार पढ़ते थे, एक बार फेल होकर उसी कक्षा में 2 बार थे। उनका क्या मतलब था कि पास होना यहाँ पर फेल होना नहीं बेटा, वहाँ पर वो अच्छे से उस जो कार्य है, जो उस लेसन में है, जो उस कक्षा में है, उस पूरी तरह से समझ में आना, उस वजह से वो एक बार 2-2, 3-3 साल एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल पढ़ने से इस तरह से उनके दोनों के बीच 3 क्लासों का ही अंतर था। मैं छोटा था, वहाँ बड़े थे, मेरे उम्र 9 साल की थी, तब प्रेमचंद का उम्र कितना था, 9 साल का था। वहाँ 14 साल के थे, उनके बड़े भाई 14 साल के थे। उन्हें मेरी तबाही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरे शालीनता इसमें लिखी उनका कानून समझो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, बड़े भाई छोटे भाई के ऊपर हुक्म चलाता रहता है, जो
तो घर में मुझे रहने देंगे बोलकर प्रेमचंद जी वैसा सोचते थे। लेकिन वैसा रहता है नहीं, वो अपने अच्छे के लिए ही बोलते, जो बड़े कभी भी बोलते अपने अच्छे के लिए, जो उनके अनुभव से ही हमको बोलते जो अच्छा है वो बुरा है बोलते। वहाँ स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर किताब के हंसियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्ली की तस्वीरें बनाए करते थे। कभी कभी एक ही नाम से शब्द यहाँ पर क्या करते थे, उनके बड़े भाई घर में क्या करते थे, एक बार कभी देखो तो बुक्स पकड़ के पुस्तकें पकड़ कर पढ़ते ही रहते थे। और एक मिनट जब बोर आया तो जो पढ़ने का मन नहीं रहा तो बिल्लियों का कुत्तों का जो चित्र अपने पुस्तकों में और एक ही वर्ड हो और एक ही जैसे को बार बार लिखते रहना, इस तरह से कभी भी पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देते थे। लेकिन प्रेमचंद क्या करता था, जब देखो तब बाहर जाकर घूमना खेलना, उसको पढ़ाई के ऊपर इतना भी इंटरेस्ट नहीं रहता था। लेकिन अपने बड़े भाई की वजह से वहाँ पर ही रहता था। 10-20 पर बिताते थे, कभी भी बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करना। मास्टर का एक अभी मैंने इस इबारत से देखी स्पाई अमीन भाइयों भाइयों दरसाले भाइये भाइये राधे राधे, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। मैं उनके चित्र और उनके लेखन को देखकर कुछ इसकी वजह इससे क्या कुछ मुझे समझ में आया बोलकर उनके पुस्तक निकाल के देखता था। लेकिन उनके जो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था, वो क्या लिख रहे क्या पढ़ रहे, मुझे क्या लेना, वो बड़े भाई है उनका बड़ा कक्षा का, मुझे क्या करने का बोलकर मैं छोड़ देता था बोलकर प्रेमचंद जी समझा रहे हैं। मेरे जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पड़ता था। मौके पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। वहाँ पर ये दोनों भाई कहाँ पर रहते थे, हॉस्टल में पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहते थे। वहाँ पर जो उसको प्रेमचंद को पढ़ने की इच्छा नहीं रहती थी, भाई की वजह से, भाई की डर की वजह से वहाँ पर पढ़ने के लिए बैठता था। भाई जहाँ पर इधर से बाहर कभी भी गए तो वहाँ पर मौका मिलते ही वहाँ से चले जाता था और खेलने के लिए बाहर जाकर खेलता था, पतंग उड़ाना, नाचना गाना और कंपाउंड वाल से कूद जाना, इस तरह से अलग अलग गिल्ली डंडा खेलना, रोकला खेलना। आपको पता है पुराने ज़माने में अलग अलग प्रकार की खेलों खेलते थे और इस तरह से बैट बॉल तो उनके पास कुछ नहीं था, तो गिल्ली डंडा खेलते थे और पतंग उड़ाते, इस तरह से अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे। इनको पढ़ाई में इतना भी ध्यान नहीं था। बड़े भाई का डांट पड़ने का डर रहता था, लेकिन उनको खेलने में ही मन था, इसलिए वो कभी भी पढ़ने में मजा ही नहीं आता था उनको। इस तरह से वहाँ पर उनके भाई क्या बोलते देखो, पहला हॉस्टल बोलता कहीं कोई सही मिल गई तो पूछना ही क्या, कभी 4 दीवार में चढ़कर नीचे कूदना, भाई के साथ रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला वहाँ पर क्या हो, पूरा खेल खेलने के बाद घर गया, जब हॉस्टल के अंदर कमरे में आए तो बड़े भाई बोलते थे कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ थे बोलकर पूछते थे। तो उनकी आवाज़ सुनते ही प्रेमचंद का पूरा आवाज निकल जाता था, डर के मारे हाथ पाँव कांपते थे। अरे अभी क्या सुनाते हैं क्या नहीं बोलकर वो सुनाते, अरे तुम कब देखो तब खेल में कर रहे हो, पढ़ाई कब करोगे और ऊँची दर्जा में कब जाओगे बोलकर उनको समझा देते। लेकिन वो जब उनको डांटते थे तभी अरे मैं पढ़ूंगा करूँगा बोलकर समझते, लेकिन बाद में वही तरह उस तरह से ही खेलने के लिए चला जाता था, अपने भाई के बातों को बाजू में रखकर और फिर से खेलने के लिए चले जाते थे। और वो क्या करते हो, उनका अपराध है, जो भाई डांटे तो सुनना ही पड़ेगा। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई छोड़कर खेलने के लिए जो उनके घर वाले हॉस्टल में क्यों भेजे, आपको सभी को पता है स्कूल में क्यों भेजे थे, बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे पोजीशन में आएंगे, उस तरह से उनके परिवार में बच्चे पढ़कर अच्छे पोजीशन में आएंगे बोलकर उनको पढ़ाई के लिए भेजे। तो इस तरह से खेल रहे हो गए, माता पिता का पैसा बुरा कर रहे होकर उनका बड़े भाई इस तरह से समझा देते, ऐसा मत करो, पढ़ाई करो। इस तरह से अंग्रेजी पढ़े तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहो और एक हर्फ ना आएगी। अंग्रेजी हंसी खेल नहीं है, वहाँ पर बोल रहे अब तो तुम्हारा दर्जा ठीक है, अब तुम्हारे इस कक्षा में कुछ भी उतना पढ़ाई में था, जब अंग्रेजी पढ़ने का टाइम आएगा तब कहाँ तक बेटा अंग्रेजी बोले तो बहुत सारे लोग को डर था, तभी अंग्रेजी वालों का शासन था और अंग्रेजी पढ़ने के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए सभी लोगों को इस तरह से अच्छे से नहीं आता था। तो अंग्रेजी पढ़ने का टाइम आया तो तुमको समझ में आता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, अंग्रेजी ठीक से नहीं लिख सकते, जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो बोलकर उनके बड़े भाई उनको डांट रहे हैं। हंसी के
हैरा धैरा नृत्य खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़ने पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यहाँ विद्या आती क्या है। हाँ कहने की आज जाती है। बड़े बड़े विद्वान ने शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सके, दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने ढोंग कि मुझे देखकर भी सब नहीं लेते। मैं कितना कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते रोज की क्रिकेट और हॉकी मैच तुम देखते हो, वहाँ पर मेरे दर्जे में आए तो तुमको पता चलेगा क्या किस तरह से इतने सारे मेले होते हैं, इतने सारे बाहर खेलने के लिए हॉकी खेलते, कबड्डी खेलते मेरे कक्षा के लोग, लेकिन मैं खेलने जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए वहाँ पर मेरी इच्छाओं को, मुझे भी खेलने का मन करता है लेकिन मेरे पूरे इच्छाओं को बालू करकर मैं पढ़ने के लिए सोच रहा हूँ। तुम क्या यहाँ पर सभी को आराम से क्या करें, पढ़ाई छोड़कर बाहर खेलने के लिए जा रहे होकर उनके बड़े भाई उनको डांट रहे हो। तुमको पता चल खेल कूद में तुम टाइम को समय का व्यर्थ कर रहे हो, तुमको एक दिन पता चलेगा समय का कितना महत्व है, और समय नहीं रहे तो क्या करेगा। और तुम उत्तीर्ण हुए, नेक्स्ट अगली कक्षा में उत्तीर्ण होने की नहीं हुए तो क्या करेगा। तब अभी से पढ़ाई शुरू करो, अभी से अच्छे से पढ़ो बोलकर उनके बड़े भाई समझाते रहते थे। गिल्ली डंडा ये सब खेल, बकवास खेल खेलना बंद करो और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देकर बोलते। मैं यहाँ लातड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लातड़ बोले तो क्या बेटा, उनके डांट शादी आता है कि ताबाई डांट चपट लातड़, यहाँ पर उनके डांट सुनकर कोई भी डांटे तो आपके बड़े भाई गुस्से से डांटे तो आपको भी किस तरह से रोना आता है, उस तरह से भी प्रेमचंद उनके बड़े भाई के डांट सुनकर रोने पड़े थे। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, क्या कर सकता है प्रेमचंद। अब जब गलती करते हैं कुछ बोल सकते हो, कुछ भी नहीं बोल सकते। उसी तरह प्रेमचंद का गलती था, पढ़ाई छोड़कर वहाँ पर खेलने लगा था। इस तरह से वो भी कुछ भी नहीं कहते हुए अपने भाई के सामने चुपचाप खड़े रहता है। भाई साहब उपदेश की काल के निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसी सुनती चलती कि मेरे जिगर का टुकड़े टुकड़े हो जाते। उनके बड़े भाई की बातें ऐसे थी कि उनके जो बातें शुरू करें तो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अरे क्या सोचने लगा, उसे दिल को छू देने वाले, दिल को दर्द करने वाली बातें कहते थे। इस तरह से जान तोड़े मेहनत करने की शक्ति में अपने ना पाता था। और इस निराशा में जरा देर के लिए मैंने सोचने लगा कि घर चला जाओ, जो कमरे मेरे बुद्ध के बाहर लिए उसे हाथ डालकर क्या करूँ। वहाँ पर एक बार सोचता था, अरे पढ़ाई बहुत सारा, तुम भी सोचते हो पढ़ाई मेरे गाँव में नहीं, मेरे बस में नहीं, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आते, पढ़ के क्या करूँ तो और सोचते थे। ये भी प्रेमचंद क्या, मुझे पढ़ाई मुझसे नहीं होगा, मैं घर चला जाऊँगा सोचता था। लेकिन क्या थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा और उसका रोना बंद होगा तो सोचता, अरे मैं यहाँ से एक टाइम टेबल बनाऊंगा, उस टाइम टेबल के हिसाब से मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा बोलकर उनके भाई डांटने के बाद अच्छे से बैठकर टाइम टेबल। अभी आपको भी जो भी डांटता है, जब एग्जाम्स आ रहे हैं बोले तो क्या करते, इतना बड़ा पेपर लेते और टाइम टेबल बनाना, इस टाइम को खाना, इस टाइम को सोना, इस टाइम को पढ़ना, सब टाइम टेबल बना के वहाँ पर दीवार के ऊपर चिपकाते बड़ा सा। लेकिन कोई पढ़ते उस टाइम टेबल को फॉलो करते नहीं। ये प्रेमचंद भी एक दिन करता था ऐसा, पूरा टाइम टेबल लिखने के लिए टाइम वेस्ट करता था और पूरा करकर टाइम टेबल अपनी दीवार के ऊपर, हॉस्टल की दीवार के ऊपर चिपकाता था। और एक दिन उसका पालन करता था और दूसरे दिन क्या होता था, बच्चे बाहर मैदान में खेलते ही देखकर उस टाइम टेबल गया घर में खेलने के लिए चला गया। उस तरह से वो भी करता था। आप भी उस तरह से करते, मुझे पता है जो हर बच्चा वैसे करते, टाइम टेबल बनाना, उसके हिसाब से नहीं पढ़ना, खेलने कूदने के लिए चले जाना। उस तरह से प्रेमचंद 6-8 तक इस तरह से, और आप बनाते ना 8 बजे ये करूँगा, 10 बजे 6 बजे, उसी तरह प्रेमचंद भी इतना बड़ा सा लिस्ट बनाकर वहाँ पर टाइम टेबल बनाकर अपनी दीवार के ऊपर, हॉस्टल की दीवार के ऊपर चिपका दिया। मगर टाइम टेबल बन लेना एक बात है, उसी पर अमल करना एक बात है। वहाँ पर आप सभी वैसे ही करते हैं। अलार्म शुरू हो जाते, मैदान में वहाँ हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछली कूद, कबड्डी ऐसा वो सबकी आवाज़ सुनते ही प्रेमचंद का मन अभी बुक लेकर बैठा हुआ था, वहाँ पर बाहर की आवाज़ सुनते ही वहाँ पर बाहर चले जाता था वो खेलने के लिए। उनका बड़ा भाई है क्या, मैंने इधर उधर देखा था, उनका बड़ा भाई देखते ही वो इस तरह से बाहर चला कर जाकर खेलता था। इस तरह से वो किसी याद की रहती थी, भाई साहब की नहीं और अवसर मिल जाती थी। मैं उसमें
साया भी भरता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था। वो क्या करता था, अपने बड़ा भाई देख रहे क्या देखा बोलकर उनकी आंखों से दूर रहने के लिए वो कभी भी अपने बड़े भाई को ढूंढते रहते थे। मौका पाते ही उनके बड़े भाई के आगे छुपाकर भाग जाते थे। नजर मेरी और उठती और मेरे प्राण हो गए। हमेशा सिर पर एक नंगा तलवार की लटकती मामूल थी। फिर भी जैसे मौके विपत्ति के बीच आदमी मोहा माये बंदे जोड़कर रहता था और पटाकर गुड़ी की आखिर खेल कूद तिरवा। वहाँ पर कभी भी उनके बड़े भाई कहीं से भी देखे क्या बोलकर कभी भी देखते ही रहते, मौका पाते ही बाहर जाकर खेलते रहते। और देखिए सालमन इम्तिहान हुआ। वहाँ पर सालमन बोलकर वार्षिक परीक्षा रहते, जो ईयर की परीक्षा रहते, वो परीक्षा हो गए तो रिजल्ट क्या हुआ देखेंगे बेटा। वो बड़े भाई पास हो गए, नहीं छोटे भाई फेल हो गए, क्या होगा देखेंगे। भाई साहब फेल हो गए। वहाँ पर क्या हुआ, उनके बड़े भाई साहब जब देखो तब सुबह से रात तक पढ़ते रहते थे, लेकिन क्या हुआ, फेल हो गए। वो बड़े भाई फेल होने से वो स्टॉप हो गए। मैं पास हो गए। क्या हुआ, प्रेमचंद जी पास हो गए और बड़े भाई साहब फेल हो गए और दर्जे में प्रथम आए। और पास होना ही नहीं, प्रेमचंद जी दर्जे में उनकी कक्षा में प्रथम फर्स्ट आए थे। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल थे। उनके बड़े भाई फेल होने से ये पास होने के उनके दोनों के बीच 2 साल का ही अंतर रहेगा, दोनों क्लास का ही अंतर रहेगा। अब दोनों देखिए क्या हुआ। अब प्रेमचंद को अब तो देखिएगा, मैं पास हो गया, तुम्हारा बड़ा भाई फेल हुआ बोले तो उनके तेवर ही बदल जाते। उसी तरह इसके जो प्रेमचंद के तेवर भी बदल जाते हैं। अब ये बड़े भाई का जो डायरेक्ट वो सोचता है, डायरेक्ट जाकर मैं बोलूँगा तुम रात दिन पढ़ते हो, तुम फेल हो गए, मैं पढ़ता है कुछ नहीं, जो ऐसे ही पास हो गया और फर्स्ट भी आ गया बोलकर उनके सामने जाकर बोलने की कोशिश करता है। लेकिन मैं उनकी मर्यादा देते हुए मन में ही ऐसा सोच लेता है, अरे ऐसा जाकर बोल तो और एक बार नहीं डालते हो। लेकिन मन में और उनके बड़े भाई के दुख को देखकर अरे ऐसा बोलना अच्छा नहीं बोलकर वो मन में ही चुप बैठते थे और उनके बड़े भाई के सामने सही से खड़े रहते थे। और वहाँ पर अब उनके बड़े भाई भी कुछ भी नहीं करे। क्यों बोले तो वो पास हो गया और उसको डांटे तो भी अच्छा नहीं रहता बोलकर उनके बड़े भाई देखकर अनदेखा करने लगे। और इसको अभी अच्छा मौका मिल गया खेलने कूदने के लिए और बड़े भाई के सामने ही जाना आना खेलने के लिए जाना, इस तरह से करते रहते थे प्रेमचंद। देखिए और उनके भाई क्या, देखिए अपने आप जलकर कौन सा तीर मार दिया। वो मन में मन के अंदर सोच रहे अपने आप जलकर क्या तीर मार लिया, तुमने खुद सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते थे लेकिन क्या कर लिए, कुछ भी नहीं कर लिए बोलकर उनके बड़े भाई को नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर मन के अंदर बोलने लगे। मैं तो खेलते कूदते दर्जे आ गया, जबान से यहाँ खाड़ी जमने की साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता है कि बड़े भाई साहब का आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने उसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीर थी। बड़े भाई साहब को पता चल गया कि उनके ऊपर का जो अधिकार था वो छूटने लगा, समझा और बच्चा बोलकर समझ रहा। बड़े भाई मौन तलवार खींच लिए और मुझ पर टूट पड़े देखते हुए। वहाँ पर वो देखते रहे, समय होता गया, ये कुछ पढ़ रहा नहीं कुछ नहीं बोलकर उनके भाई किसी को भी गुस्सा होता है, कितना पास होने जाने पर भी कुछ भी पढ़ाई नहीं करे तो इस साल तो पास हो गया, अगले साल पास हो गया बोलकर क्या गारंटी है बोलकर उनके बड़े भाई और उसको टांग खींचने की और उनको डांटने का शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बाहर खेलने का जाना बोलकर। इस साल पास हो गए और उनके बड़े भाई क्या कहते देखो, दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नाम रहा। वहाँ पर बोलते भाईजान तुम एक कक्षा पास हो गए, ना घमंड आ गए ना गर्व आ गए। किसी का घमंड कितने दिन रहता है, घमंड किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े लोगों का घमंड ही चूर चूर हो गया, तेरा क्या घमंड है बोलकर उनके बड़े भाई उसको समझाए। घमंड कभी भी किसी को नहीं आना बच्चे, घमंड से हमारा जीवन नष्ट हो जाता है और गर्व के कारण अपना जीवन समाप्त होता है बोलकर बोले। यहाँ तो ही पड़ गया, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ वहाँ पर बोल रहे एक परीक्षा पास करने से एक दर्जा का कक्षा पास होने से वो कुछ भी नहीं होता बेटा। पूरा जो जीवन में बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारा काम रहता है, वो सब पास करने के लिए तुम जीवन क्या है बोलकर समझना पड़ेगा बच्चों। उनके बड़े भाई क्या बुद्धि दे रहे, बुद्धि का विकास होना, जो पढ़ना ही नहीं बुद्धि का विकास भी होना। ओनली बुक्स पढ़ के मैं पास हो गया, एक फर्स्ट नंबर पर आया बोले तो कुछ भी नहीं, उससे कुछ तुम्हारे जीवन में कुछ लाभ होना, तुम्हारे जिंदगी में आगे बढ़ने का कुछ अवसर मिलना चाहिए, बुद्धि का विकास होना बोलकर पढ़ना ही नहीं, बुद्धि
बुद्धि और अपने सभी विकास को उत्तेजित करना होता है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, जो भी पढ़ना है उसका मूल भाव को समझो, ऐसे ही पढ़ना रखना है, उसका मूल भाव को समझो बोलकर बोलो। उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं का चक्रवर्ती कर रहे। वहाँ पर क्या रावण के बारे में हिस्ट्री में आप सभी लोग पढ़े होंगे, रावण के बारे में पता ही रहेगा। रावण क्या उतना बड़ा घमंडी था, अपने घमंड के कारण अपना मृत्यु पा लिया है। बहुत सारे लोग घमंड करने की वजह से और अहंकार की वजह से अपना जीवन नष्ट कर लिया। तुम क्या तुच्छ चीज हो, तुम मामूली सा इंसान हो जो बड़े बड़े भगवान से लेकर जो राक्षस तक अपनी घमंड की वजह से मृत्युवाद पड़ गए बोलकर उनके बड़े भाई इस पैराग्राफ में समझा रहे। शैतान का अरबी पड़ी होगा, उसे अभिमान हुआ था ईश्वर के उससे बढ़कर भक्त कोई नहीं थी। अंत में यहाँ हुआ कि स्वर्ग के नरक ढकल दिया है। यहाँ पर मेरे जैसा भक्त कोई भी नहीं है बोलकर उसके अहंकार की वजह से आखिरकार मृत्यु हो गई उसकी। अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने जो भी केवल दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तब तो तुम आगे पढ़ चुके हो। यहाँ समझ ले कि तुम अपने मेहनत से ही नहीं पास हुए हैं। आधे के हाथ बटेरे लग गई, मगर बटेरे केवल एक बार ही हाथ लगती है। तुम पास किस वजह से हुए? किसी आधे के हाथ में तुम्हारे पेपर लगी होगी, इस तरह से तुम्हारी लकी वजह से इस बार पास हो गए। अगले साल ऐसे ही पास होकर दिखा, कैसे पास होते मैं भी देखता हूँ और किस तरह से कितनी कठिन पढ़ाई रहती है और आगे दर्जे में जाते वक्त और कठिन पढ़ाई होगी ना। अगली क्लास में कम ही रहता और नेक्स्ट क्लास में बड़े बड़े रहते, पूरा सब कुछ इम्पोर्टेंट और मैथ्स रहता, केमिस्ट्री रहता, सब कुछ सब्जेक्ट्स रहते, वो सब पढ़ने के लिए तुम्हारा दिमाग रहेगा क्या बोलकर उनके भाई उसके ऊपर हंसी मजाक करते रहते। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खली न गया। वहाँ पर बोलते एक एक बार गिल्ली डंडा भी खेलते हैं तुम लोग, गिल्ली डंडा एक एक बार आधे का जो आधा रहता है वो भी सही निशाना लगा रहता है, लेकिन हर समय सभी का निशान सही नहीं जाता ना। तो एक एक बार गलती से तुम्हारा निशाना पास हो गए, लेकिन अगले साल पास हो गए बोलकर क्या है बोलकर उनके बड़े बड़े उसको समझा रहे हैं, समझने के लिए तैयारी में ये रही चली। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पसीने आ जाएंगे। प्रेमचंद को अपने बड़े भाई सब मैं फेल हुआ बोलकर मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में जब मेरे कक्षे में आएंगे तो तुमको समझ में आएगा कितना पढ़ना रहता है, क्या कुछ रहता है, क्या कुछ याद करने का रहता है। तुमको मेरी कक्षा में आए तो कब पता चलेगा बोलकर उनके बड़े भाई उनको समझा रहे हैं। मेरे कक्षे में आए तो ज्योमेट्री रहता, मैथ्स रहता, केमिस्ट्री रहता, हिस्ट्री रहता, बहुत सारे पढ़ने को रहता। वो सब पढ़ते ही तुम सुनते ही तुमको चक्कर आने लगा तो बाद में ये सब पढ़ते वक्त कितना रहता, फॉर्मूला याद करने का रहता, सब हिस्ट्री के जो ईयर्स रहते, जो साल रहते, वो सब साल याद रखना पड़ेगा। मैथ्स इतने सारे सब्जेक्ट्स के जो विषय के पूरे जानकारी प्राप्त करके और उसको याद रखना, उसको पढ़ना, जो भी मैथ्स में छोटी सी गलती करे तो एक फॉर्मूला रॉन्ग करे तो उसके मार्क्स कट डालते। इस तरह से सभी लोग अध्यापक वो अच्छा सही से लिख रहा क्या नहीं, जो बोला वही लिख रहा क्या नहीं, सभी के लिए अंक रहते। तो सभी को देखकर वो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़कर आगे बढ़ने का कितना मुश्किल होगा तुम्हें अब पता नहीं चलेगा। तुम छोटी कक्षा में हो, बाद में तुम्हें सब कुछ पता चलेगा बोलकर उनके बड़े भाई उसको समझा रहे हैं। ये सब बातें सुनते ही उसको प्रेमचंद को चक्कर आने लगता है, अरे क्या करूँ मैं, ये सब इतना सारा रहता है, मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं बोलकर वो सोचने लगते हैं। और उसमें और उस पूरे समझाते हैं, मैथ्स में वो रहता, इसमें वो रहता, ये सब्जेक्ट में ये रहता बोलकर सभी सब्जेक्टों का वर्णन करते हुए इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्लास ले लेते उनके भाई का, सब कुछ बता देते, एक निबंध के बारे में बताते। एक जो कक्षा में जो परीक्षा में बोलते हैं निबंध को बोलते हैं मास्टर जी, निबंध 10 मिनट में 4-4 पेजा भरो बोलते। 4-4 पेज 10 मिनट में कैसा भर सकता है विद्यार्थी? अध्यापक को बता ही नहीं सकता, लेकिन वो बोलते लिखो बोलकर बोलते। और क्या हम कैसे लिख सकते? समय का महत्व के बारे में 4 पेजा लिखने के लिए बोलते, लेकिन समय का महत्व के बारे में, समय का महत्व बहुत सारा है, समय का वृथा नहीं करना बोलकर उसी समय के महत्व में बोलते हैं, और समय का महत्व के बारे में 4 पन्ने लिखने के लिए वही अध्यापक बोलते हैं। और अध्यापक को जो भी बोलना हम करना पड़ेगा बोलकर उनके
भाई को समझा रहा है। इतना सारा सा रहता है और मिस्टेक्स देखते, सब कुछ देखते, ये सब देखकर हम पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। मेरी कक्षा में आए तो तुमको क्या है क्या नहीं सब कुछ समझ में आएगा। अब तुम्हारी कक्षा को देखकर और तुम्हारे मेरे अंतर में 2 कक्षाओं का अंतर है बोलकर तुम घमंड मत करो। तुम्हारे से ज़्यादा मैं बड़ा हूँ, मुझे ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, सबका ज्ञान है। एक कक्षा में फेल हो जाने की वजह से तुमसे मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, तुम मेरे से बड़े नहीं हो जाओगे, तुम्हारे हद में तुम रहो बोलकर अपने बड़े भाई प्रेमचंद को समझाते रहते हैं। तुम्हारे पाँव तो जमीन पर नहीं है, अब तो ऊपर उठने लगे, थोड़ा जमीन पर लाने दो और पढ़ाई के ऊपर ध्यान करो बोलकर उनके बड़े भाई अच्छे से समझा रहे। स्कूल का समय निकट था, वहाँ पर क्या उनका पूरा भाषण, बड़े भाई का भाषण पूरा सुनने लगे। उसका चक्कर आ रहे कब कब मेरा भाई का भाषण समाप्त हो जाता बोलकर वो सुनते रहे। अभी स्कूल का समय हो रहा था, क्या हुआ देखो, ईश्वर जाने उपदेश मानव को सोचते रहे, अरे स्कूल का टाइम हो रहा है, इनका भाषण कब समाप्त होगा, आज तो मेरे गले से खाना भी नहीं निकलेगा, इनकी डांट की वजह से मुझे खाना क्या जाएगा बोलकर वो सोच रहे थे। जब पास होने का तिरस्कार हो रहा तो जब पास होने पर भी मेरे भाई इतना डांट रहे तो मैं फेल हुआ तो मेरे भाई क्या करेंगे बोलकर वो सोचने लगा, अरे मेरे पास है तो इतने डांट रहे मेरे भाई, मैं फेल हो रहा तो कितनी प्रकार की डांट पड़ेगी मुझे बोलकर प्रेमचंद जी सोचने लगे। उन्हें मुझे भयभीत कर दिया, स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही तब ताजुब थी। वो इतनी सारी भाषण सुनने के बाद भी स्कूल छोड़कर मैं भाग तो नहीं गया, वही अच्छा सोचो बोलकर वो मन में आकर सोचने लगी, इतना बड़ा भाषण और ये सब सुनने के बाद मैं स्कूल छोड़कर भागा तो नहीं, अभी यहीं पर हूँ, यहीं पर रहकर सुन रहा हूँ बोलकर अब अच्छी जो खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता था, पढ़ाई भी मगर बहुत कम। वहाँ पर इतने सारे भाषण देने पर भी मुझे खेल कूद के ऊपर खेल कूद कभी भी कम नहीं करे और खेल कूद करते ही रहे और अपना जो भी था वो करते रहे। कभी भी देखो उनके भाई को चोरी छुपके बाहर जाना इस तरह से करते थे। फिर सालम इम्तियाज हुआ और इस तरह से वो पूरा भाषण हुआ और वो थोड़ा पढ़ाई करते थे और थोड़ा खेल कूद करते थे। इतना सारा उनके बड़े भाई बोलने पर भी जो उनका कार्यक्रम था वही करते जा रहे। फिर सालम इम्तियाज हुआ और कुछ ऐसे संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और नेक्स्ट ईयर का पूरा हो गया, नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो गए, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स होने के बाद वहाँ पर और ये फिर से पास हो गए। समझ में नहीं आता, ये फिर से प्रेमचंद अरे मैं फिर से पास हो गया, मैं बिना पढ़े ही पास हो गया बोलकर वो मन के अंदर खुश होते। और बड़े भाई साहब फिर से उनके बड़े भाई इस कक्षा में और फिर से फेल हो गए। मेहनत नहीं की, वो सोचते थे अरे मैं इतना भी मेहनत नहीं करता हूँ लेकिन मैं पास हो जाता हूँ। मेरे बड़े भाई तो सुबह से लेकर शाम तक बुक्स पकड़ के रहते हैं लेकिन वो पास नहीं हो रहे बोलकर उनको भी दुखी होता है, मेरे बड़े भाई इतने पढ़ने पर भी वो पास नहीं हो रहे बोलकर उनको भी मन के अंदर दुखी रहता है और उनके बड़े भाई को कुछ नहीं करते और उनकी जो बोले वो सुनता ही रहता है लेकिन उनके बड़े भाई के खिलाफ कभी भी एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। इसलिए पर जाने के कैसे दर्जे में अव्वल आ गए। मुझे खुद आश्चर्य होता है। बड़े भाई प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोरे से उधर, 6 से 9:30 तक। इस तरह से वो बड़े भाई किस तरह से पढ़ते, सुबह पढ़ते थे, शाम सब जो पेज के पढ़ने सब लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़े लेकिन क्यों पास नहीं हो बोलकर उनके बड़े भाई पास नहीं बोलकर इनको भी दुखी हो जाते हैं। रेट चले मेरा और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जा का अंतर। पहले क्या बेटा 3 साल का उनके क्लास के बीच, बाद में 2 साल पढ़ा, 21 साल का अंतर है उनके और उनके बड़े भाई के। जो बड़े भाई और उनके में एक ही क्लास का डिफरेंट था लेकिन वो 5 साल के बड़े थे लेकिन उनके दोनों के बीच एक ही क्लास का अंतर रहेगा। क्यों? बड़े भाई साहब फेल होते गए, प्रेमचंद पास होते गए और उनके निकट आ गए। ये सोचने लगा प्रेमचंद अब तो मेरे तुम्हारे बीच 1 ही साल का अंतर है, अब ये भी साल कंप्लीट हुआ है तो तुम और मैं एक ही क्लास में पढ़ेंगे बोलकर वो मन के अंदर सोचने लगा। अब बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। अब क्या करेंगे बड़े भाई साहब, कितना समझाएंगे, अब मैं ही फेल हो गया हूँ, मेरे भाई को क्या समझाऊंगा बोलकर मन के
प्रेमचंद से कुछ भी नहीं कह रहे थे, अरे छोड़ जाने दो, मैं ही नहीं पढ़ रहा, मैं ही पास नहीं हो। वो कुछ भी नहीं पढ़ता लेकिन पास तो हो रहा और प्रथम आ रहा बोलकर उसको डांटना छेड़ना उसको कम कर दिया उनके बड़े भाई ने। अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज में काम लिया। उनको अवसर मिलने पर भी, वो नहीं पढ़ने पर भी, कभी भी डांटने का अवसर मिले तो भी वो डांटे बिना ही छोड़ देते थे। ऐसे दिन संध्या समय हॉस्टल के दूर में एक कान हवा टूटना बेतासा दौड़ रहा था। वहाँ पर इस तरह से ये पूरी कहानी और क्या हुआ, यहाँ पर प्रेमचंद जी इस तरह से मौका पाते खेलने कूदने के लिए चले जाते थे। और एक दिन ऐसे ही उनके बड़े भाई बाजार में चले गए तो वहाँ पर कान कौवा बोले थे कि पतंग उड़ाने की बातें चल रही थी। पतंग उड़ाने के सभी लोग ये भी मौका पाते प्रेमचंद बाहर चले गए और सभी दोस्तों के साथ खेलने लगे। उसको तो अब कोई भी डांटने वाला नहीं, उनके बड़े भाई भी नहीं डांट रहे, इसलिए वो क्या मौका पाते ही पढ़ने बाहर चले गए और पतंग की बाजी लड़ने लगी और गिल्ली डंडा वो सब खेलने लगे। और पतंग काटे तो पतंग नीचे गिरे तो सब लोग उसकी पतंग को पकड़ने के लिए किस तरह से पीछे पड़ते रहते हैं। इस तरह से ये प्रेमचंद जी मोहल्ले में कहीं पर नहीं देख रहे जो आगे क्या रहा है पीछे क्या जा रहा है, कोई वाहन आ रहा, कुछ भी नहीं देखे जा रहे और वहाँ पर पतंग के पीछे भागने लगे। क्या हो वो बड़े भाई समझते रहते थे ये क्या कर रहा है क्या नहीं बोलकर। एक दिन संध्या समय हॉस्टल के दूर एक कान कौवा लूटने का बेदास दौड़ जा रहा था। हमको आसमान की ओर और मन में आकाश गर्मी पतंगी और मंद गति का झूम पतंग था। साहस भाई साहब के मेरे मुंह बड़े हो गए जो शायद बाजार से लौट रहे थे। तभी क्या वो पतंगबाजी करते वक्त पतंग को पकड़ने के लिए वो आवारों की तरह आवारे बच्चे और वो भी आवारे बच्चों की तरह भागने लगा। वो बड़े भाई तभी उनके सामने आते, बड़े भाई उसको देख लेता है, उस छोटे भाई को देखने पर वहाँ पर अरे पतंग तब देखकर शुरू हो जाते हैं प्रेमचंद के बड़े भाई और डांटने के लिए ये आवारा बच्चों के साथ क्या खेल रहा है, आवारा बच्चों के साथ खेलने से क्या मिलेगा तेरे को बोलकर डांटने लगे। क्या डांटने लगे, एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नवाब तहसील जो होते थे। तब क्या एक ज़माना था 8वीं कक्षा और 5वीं कक्षा पढ़ने से ही बड़े बड़े उद्योग मिलते थे। अब क्या तो कितने भी पास होने पर भी किसी को कुछ उद्योग नहीं मिल रहे, तो एक दर्जा एक क्लास पास होने से इतना घमंड आ गया तेरे को, भाई को भी नहीं देख रहा, इस तरह से आवारा बच्चों के साथ खेल रहा है बोलकर डांटने लगे। डिप्टी मजिस्ट्री और इस तरह से बहुत सारे काम मिलते थे। तब छोटे कक्षाओं में ही थोड़ा पढ़े तो ही बहुत बड़े जॉब मिलते थे। अब कितना पढ़ने पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा। जो पढ़ाई के ऊपर मत रहे हो, सब कुछ हमारे घर में माता पिता सभी लोग जो बिना पढ़े ये सब कर रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे बोलकर वो बोल रहे। मैं काम करते हो और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडे के साथ कान कौवों के दौड़ में हो। मुझे इस काम का अखली का दुख होता है। तुम जहनी हो इसमें शक नहीं है, लेकिन वहाँ जहन किस काम का है जो हमारे आत्मगौरव का हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझ लोगे कि हो बड़े भाई के महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। तुम समझ रहे होंगे अब मेरे बड़े भाई और मेरे में एक ही क्लास का अंतर है। मेरे बड़े भाई को मुझे डांटने का अधिकार नहीं, जितना भी हो एक कक्षा का ही अंतर है, लेकिन तुम्हारे से ज़्यादा अनुभव है और तुम्हारे से ज़्यादा मुझे समझ है। और हमारे घर वाले जो माता पिता है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करे, लेकिन हमारे से ज़्यादा उनको पता है, जो समाज के बारे में पता है, जो समाज में जो अनुभव करे वो सबके बारे में उनको पता है। वो पढ़ाई लिखाई करने से ही बुद्धि नहीं प्राप्त हुई, जो समाज के ज्ञान से भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं बोलकर ये पढ़ाई लिखाई बड़ा काम कर लिया, मैं क्लास पास हो गया, मेरे से एक क्लास ही आगे बोलकर तुम घमंड से अहंकार से खेल रहे हो और मुझे परवाह ही नहीं कर रहे हो बोलकर उनके बड़े भाई गुस्सा कर रहे। निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे निकल जाए। निस्संदेह अब मेरे नेक्स्ट ईयर आया तो क्या तुम और मैं मेरी एक ही कक्षा में रहते होंगे और नेक्स्ट ईयर मेरे से आगे जाता हो, उससे क्या परवाह पड़ेगा। तुम्हारा बुद्धि बढ़ाओ और अच्छे बुद्धि को सीखो बोलकर समझा रहे। दैव ना करे आज मैं बीमारी हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा तो दर्द देने की सिवा तुम्हें और कुछ ना समझेगा, लेकिन तुम्हारे जगह दादा तो
को तार ना दे, घबराए, बदहवास हो, पहले खुद मजाल पहुंचाने का इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुआ तो किसी डॉक्टर के। और हमारे घर में बड़े बुजुर्ग सभी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको किसी का ज्ञान नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर वो लोग अपने जो उनको पता है उसी से ही, जो घर में कोई भी बीमार पड़े तो उनके जो आयुर्वेद थे वो सब उन्हीं से ही उनका इलाज करते थे। उस तभी भी उनका बुखार या कुछ कम नहीं होता तब डॉक्टर के पास जाते थे। उस तरह से जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अनुभव था और उनको लोग का ज्ञान था, लोग के बारे में और समाज के बारे में ज्ञान था। और पढ़े लिखे नहीं है बोलकर तुम नीच भाव से मत देखो, और मैं एक कक्षा में, मेरी कक्षा में फेल हुआ बोलकर मुझे छोटा मत समझो, लेकिन मैं तुम्हारे से ही बड़े हूँ, बड़ा ही रहूँगा और मुझे तुमसे ज़्यादा ज्ञान है बोलकर उनके भाई को समझा रहे थे। और हमारे घर में बूढ़ी माँ भी, और उस माँ को किस तरह से पकाना, क्या नहीं, क्या है सब कुछ पता है उसको। क्या वो पढ़ाई लिखाई कर कर उसको सब पता है, समाज का ज्ञान है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करी, लेकिन तुम्हारे से और मेरे से ज़्यादा उसको पता है, मेरी माता और पिता को, उनसे ही हम सब कुछ सीख रहे हैं बोलकर समझा रहे हैं। तुम या मानो तो या ना मानो, थप्पड़ दिखाकर इस प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे बात जहर लगती है, मैं समझता हूँ मैं जो भी बात करता हूँ तुम्हें जहर की तरह लगती है और तुम्हें बाधा देती है, लेकिन मैं किस लिए समझाता हूँ प्रेमचंद, तुम आगे बढ़ने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना तुम्हारे डांटता हो, ये सब करता हो, पढ़ाई लिखाई करो, और लेकिन इस नीच जाति के और जो आवारा बच्चों के साथ भी रहते हो, तुम भी आवारा बन जाओ और जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा चिंता है मेरे को, मेरे बड़े भाई होने के कारण तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने का मेरे पर धर्म है बोलकर वो कभी समझा, प्रेम बड़े भाई उनको समझा रहे। मैं उनकी इस नई युक्ति का नाथ मस्तक हो गया, मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। आज उनको प्रेमचंद को आखिरकार समझ में आ गया, अरे मेरे बड़े भाई हैं, वो जो भी बोलते हैं मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं, वो जो माता पिता बोलते हैं मेरे अच्छे के लिए बोलते हैं बोलकर आखिरकार प्रेमचंद को समझ में आ गया। उस दिन से वो खेल कूद कम कर पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने लगे। और इसी तरह ये सब समझाते हुए उस तरफ से एक पतंग, कटा हुआ पतंग जा रहा था ना, उसके पीछे भाग रहे थे ना, तो तभी उनके बड़े भाई उस पतंग को पकड़कर उस प्रेमचंद को दे देते हैं, और अगली बार जो भी खेलना है खेलो, लेकिन जितने हद में रहकर खेलो और उतना भी पढ़ाई करो, उतना भी खेलो, और कभी भी पढ़ाई लिखाई में भी तो क्या उसकी संभावना कभी भी नहीं करना चाहिए, उसका व्यर्थ में समय का व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान देकर उनके बड़े भाई साहब इस पाठ के द्वारा हमको समझाते हैं। और इस पाठ में सभी यहाँ पर सिद्धार्थ लिखाई हुई, तबाही जात पाठ, बात मजबूत, कान कौवा पतंग, इस तरह से आपको लेसन के लास्ट में आपको जो भी अर्थ समझ में नहीं आए, इस पाठ के अर्थ भी यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, इस शब्दार्थ को पढ़कर आप समझ लीजिए। और यहाँ पर इस पाठ को और एक बार अच्छे से एक दो बार पढ़े तो आपको अच्छे से जो कठिन शब्द है वो कठिन शब्द का जानकारी इस बुक के पीछे दिए गए हैं, उस पढ़कर समझ लीजिए। और धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।